कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इसमें भी अलग अलग बेसिस के हिसाब से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सिएबिलिटी सेम हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एक एक के सब देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिएबिलिटी, सेम ही है। सबसे पहले valid contract. An agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. अभी जितने भी essential elements देखे थे ना, जो सेक्शन 10 में है और जो सेक्शन 10 में नहीं भी है, वो सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हाँ, हर एक टाइप के लिए उतना डिटेल, उतना एसेंशियल एलिमेंट्स वो सब नहीं देखना है, मेनली ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए था और यही मेन है, सबसे मेन, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स, वो वैलिड कहलाएगा। जो भी लॉ से इन्फोर्स, कोर्ट से इन्फोर्स कराया जा सकता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में A asks B if he wants to buy his bike for rupees 10,000. B agrees to buy bike. It is agreement which is enforceable by law. Hence, it is a valid contract. जो भी essential elements हैं वो सब होते हैं तो वो लॉ से enforceable होता है, और चूंकि अब ये लॉ से enforceable है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। Now, next. Void contract. Section 2 clause J में बोला गया है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. हाँ, ceases मतलब जैसे मना हो गया है, अब वो enforceable नहीं होगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो था बट कुछ रीज़न से अब वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता, इसलिए वो वॉइड बन गया। जिस वक्त से वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता उस वक्त से वो वॉइड कहलाएगा। ओके, सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. जब से वो void हो गया ना। Example: Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such contract is valid. हाँ ठीक है, पब्लिशर से एग्रीमेंट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है इनफैक्ट कि बुक लिखेगा, तो अभी तो ये वैलिड है। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। अच्छा, here the contract becomes void due to the impossibility of performance of the contract. पहले तो ये वैलिड था बट चूंकि अब एक्सीडेंट में he has died, so अब ये करना तो इम्पॉसिबल हो गया ना, इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता, और अब ये बन गया हमारा वॉइड। Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. पहले से पता नहीं था कि ऐसा होने ही वाला है, पहले से ये ठीक था, हर चीज़ वैलिड चल रहा था, बट बाद में ऐसा कुछ कारण हुआ जिसके कारण वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता, मतलब अब वो अनइन्फोर्सिएबल हो चुका है, तब वो वॉइड बन जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी, बी कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। But before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो बी का फैक्ट्री है, वो 10 टन्स ऑफ शुगर ए को वो सप्लाई कर देगा, बट ये सप्लाई करने से पहले ही फैक्ट्री में आग लग गया, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया। तो
यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट void बन गया. It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all. But for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं अब, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए उसको void contract का नाम दिया गया. नेक्स्ट, voidable contract. सेक्शन 2 क्लॉज I में बोला गया है, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. जैसे कि फ्री कंसेंट वाला केस था, उसमें क्या था, जैसे सपोज ए बी को बंदूक दिखा के घर ले रहा है 50 लाख में. बी के पास ऑप्शन है, चाहे वो कोर्ट में बता दे उसका कंसेंट फ्री नहीं था, या तो वो चुप भी रहे, उसका मर्जी. जब तक वो चुप है तब तक वो तो वैलिड रहेगा, कोर्ट को क्या पता. बट जब वो बता देगा तो एक्चुअली में वो वॉइड बन जाएगा. हालांकि ये अभी एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी है, मतलब ए तो बंदूक दिखाया था, ए के पास ऑप्शन नहीं है, बी के पास ऑप्शन है, वे चाहे तो इन्फोर्स कराए चाहे तो ना करवाए, तो इसलिए वो वॉइडेबल हो गया. अब खैर यहाँ पे तो 2 पार्टीज था, सपोज 2 से ज़्यादा पार्टीज है, तो कुछ पार्टीज सपोज कुछ पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है और कुछ पार्टीज है जो वो सब प्रेशर देके कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन देके करवा रहा है, तब वो वॉइडेबल. मिस्टेक नहीं, मिस्टेक में तो खैर वो वॉइड होता है, और ठीक है आगे देखेंगे, बट ये 4 में तो वॉइडेबल ही है. So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. This in fact means where one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled to authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation, and hence the other party has the right to treat it as a voidable contract. वही चीज़ है जो अभी बोले थे, एक के पास या कुछ पार्टी के पास ऑप्शन है वो अपना पार्ट करे या ना करे. ये वैसे कोई भी सिचुएशन से कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से हो सकता है. अच्छा एग्जांपल, X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. Y बंदूक दिखा के X को प्रॉमिस करवाया है कि वो अपना स्कूटर 1 लाख में बेच दे. X is an aggrieved party. अच्छा हाँ, Y X को गन दिखा के बोल रहा है ना, तो X एग्रीव्ड पार्टी हो गया, Y बेनिफिटेड पार्टी हो गया. Y जो है वो कोर्शन से बेनिफिट ले रहा है तो बेनिफिट पार्टी, X को वैसे करवाया गया है इसलिए वो एग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, तो X इज एन एग्रीव्ड पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, X ऑप्शन, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ Y. Y के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, X के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो स्कूटर बेचे 1 लाख में, चाहे तो ना बेचे. It means if X accepts the contract becomes a valid contract, then Y has no option of resigning the contract. अब X accept तो कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, मान लेते हैं Y को पता चला कि अरे स्कूटर का दाम तो 1 लाख से ज़्यादा था, या फिर वो सोच रहा है कि नहीं ये इसको कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी रीज़न से कैंसिल करना चाहेगा Y, तो वो नहीं कर पाएगा. रिसाइनिंग कि रिसाइन दे देना, ये नहीं करेगा. ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है. मीनिंग, void contract, a contract ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable.
पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, अब वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता है, तो वो वॉइड बन गया। वॉइडेबल क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. ठीक है, मीनिंग तो लिख देंगे फिर। एनफोर्सिएबिलिटी, हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल एट ऑल, वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। वॉइडेबल में क्या है? इट इज़ एनफोर्सिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। वॉइड में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, वॉइडेबल में हो सकता है, एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बट दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। कॉज, क्यों बना, कैसे बना? वॉइड में अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। कुछ लॉ में चेंज आ गया, सपोज जैसे कि वाइन बैन हो गया बीच में से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड बन गया जब से वो बैन हो गया, वाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। या तो फिर कुछ भी ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ, जैसे कि उस केस में पब्लिशर था और बुक था, तो बुक लिखने के लिए था, बट वो एक्स का तो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो केस में भी अब वो वॉइड बन गया। या फैक्ट्री में आग लग गया, शुगर अब नहीं दिया जा सकता, मैम कहीं और से ला के दे देंगे, नहीं, वहाँ पे उसका शुगर देना था और अब वो नहीं दे सकता, फैक्ट्री में आग लग गया, वो वॉइड बन गया। कुछ भी रीज़न हो, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है, पार्टीज अब उसमें कुछ नहीं कर सकता, लॉ चेंज हुआ है, पार्टी कुछ नहीं कर सकता, फैक्ट्री में आग लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता, उन लोग की मर्जी से कुछ ऐसा चेंज हो गया, उन लोग का मर्जी, पार्टी का मर्जी नहीं, पार्टी के हाथ में नहीं है कुछ, तब, है ना। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ ए पार्टी वॉज नॉट फ्री। हाँ, जब कंसेंट फ्री नहीं है, जो पहला 4 केस से बना है, कोवर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, ये तो खैर परफॉर्म ही नहीं हो सकता। अवॉइडेबल में तो इफ़ द एग्रीड पार्टी डज नॉट within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। ठीक है, रीज़नेबल टाइम के अंदर ही उसको रिज़ाइन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट से। राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, उस एक बार वो समय चला गया, उसके बाद कोई भी पार्टी एक दूसरे को के ऊपर क्लेम कर सकता है कि ये परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट्स, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, कि हाँ अब शुगर तो देना ही पड़ेगा, या उसको बुक लिखना था उससे लिखना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कोई ऐसा रेमेडी नहीं दिया जाता है। Voidable में the party whose consent was not free has the right to resign the contract within a reasonable time। रीजनेबल टाइम के अंदर उसके पास राइट मिलता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन करे चाहे तो ना करे। इफ़ सो रिजाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड, अगर वो रिज़ाइन कर देगा तब वो वॉइड बन जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट रिजाइंडेड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो रिज़ाइन नहीं करेगा तो फिर समय बीतने के बाद तो वैसे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही। ओके, सो डिफरेंस क्या हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में? मीनिंग ठीक है देख लिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, वॉइडेबल में कुछ पार्टी के पास ऑप्शन है इन्फोर्स करा सके, कुछ और पार्टी के पास, बाकी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इन्फोर्स करा सके, मतलब कि रिज़ाइन मार सकते, ठीक है। इन्फोर्सिएबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो इन्फोर्स अब कराया ही नहीं जा सकता, वॉइडेबल में तो ऑप्शन है एग्रीव पार्टी के पास। कॉज में क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब क्यों बना वॉइड? या तो लॉ में चेंज आ गया या चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। वॉइडेबल क्यों बना? बिकॉज कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, तो हो ही नहीं सकता। वॉइडेबल में अगर वो रीजनेबल टाइम तक में एग्रीड पार्टी
रिज़ाइन नहीं करता है तो एनी पार्टी कैन sue the other फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना। राइट्स में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी राइट नहीं मिलेगा और डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। और अवॉइडेबल में है द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है हैज़ द राइट टू रिज़ाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर वो रिज़ाइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा, रिज़ाइन नहीं किया तो वो वैलिड बन जाएगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 डिफरेंस है यहाँ पे। मीनिंग, enforceability, cause, performance of contract or rights. Next, illegal contract. हाँ, it is a contract which the law forbids to be made. लॉ मना कर रहा है बनाने से। The court will not enforce such a contract but also the connected contracts. ठीक है, जो डायरेक्टली जो मना कर रहा है, जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो इन्फोर्स नहीं करेगा कोर्ट। इनफैक्ट उसके साथ साथ जो भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, कुछ भी उससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी इन्फोर्स नहीं हो सकता। एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर void, but all void agreements are not necessarily illegal. हाँ, illegal agreement तो void है, but void agreement ज़रूरी नहीं है कि वो illegal हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Despite this, there is similarity between them is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. Void ab initio मतलब स्टार्टिंग से ही void है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो बाद में कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया जिसके कारण वो वॉइड बन गया, बट वॉइड एग्रीमेंट क्या हो गया, स्टार्टिंग से ही वॉइड था। जो था ना कि एग्रीमेंट है उसमें से कुछ इन्फोर्स कराया जा सकता है तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, बट जो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वो वॉइड एग्रीमेंट। तो उस वॉइड एग्रीमेंट का ही बात हो रहा है कि वो वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो। हाँ, बट इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होगा ही। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। इमोरल, हाँ, जैसे इमोरल या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल में जैसे था रूम तो दे रहे हैं बट गलत काम के लिए दे रहे हैं, किडनैप के लिए दे रहे हैं, इलीगल हो गया, ये वॉइड भी है। सिमिलरली इफ आर एग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। ब्राउन शुगर खरीदने के लिए वो एग्री किया है तो वो भी इलीगल एग्रीमेंट है, और ये जो भी इलीगल एग्रीमेंट है ये भी तो वॉइड है ना, वॉइड एग्रीमेंट। According to Section 2, Clause G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. जो भी एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता वो void है। An agreement not enforceable by law is void. The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of object and consideration of the contract, that is illegality of the contract, which makes it void. मतलब एक्ट में अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए जिसके कारण एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। इसमें से एक फैक्टर आता है अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। या तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, लॉफुल नहीं होगी, या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। जैसे ऑब्जेक्ट का जो 6 केस था, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, प्रोहिबिट, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये सब जो था, इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, फ्रॉडुलेंट, ये सब जो भी 6 केस था, एक तो वो हो गया, और दूसरा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इलीगल है, अनलॉफुल है, जैसे कि ब्राउन शुगर, तो ये हो गया। इस केस में जब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो तो एग्रीमेंट वॉइड बनता है।
और भी केसेस है जब एग्रीमेंट वॉइड रहता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स वाला था ना, अगर सारा है तो वो बन गया वैलिड, बट उसमें से कुछ मिसिंग है, सपोज जैसे माइनर है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, कैपेसिटी नहीं था पार्टी का, है ना, या कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है लेकिन लॉफुल नहीं है कंसिडरेशन, या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, या इम्पॉसिबल वाला है कुछ कि परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तो वो सब एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। इसमें से एक फैक्टर अनलॉफुल ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, तब है वो इलीगल। इस तरीके से अगर वो बन रहा है तो इलीगल, बाकी में इलीगल नहीं है, बट ये चूंकि इलीगल है तो वो वॉइड एग्रीमेंट भी होगा। द इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। स्कोप, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। वही देखिए अभी वॉइड एग्रीमेंट जो ही नहीं है कि वो इलीगल हो भी सकता है, नहीं भी। इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट तो हमेशा से ही वॉइड ही है ना। नेचर, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, वॉइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। तो वॉइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, इलीगल एग्रीमेंट आर फॉरबिडन अंडर लॉ। वॉइड एग्रीमेंट सीधे सीधे मना ही किया जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, बट इलीगल तो साफ साफ मना किया जा रहा है, आर फॉरबिडन अंडर लॉ। पनिशमेंट, क्या वॉइड एग्रीमेंट के लिए कोई पनिशमेंट है? पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, पार्टीज को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो इलीगल है तो ऐसा वॉइड एग्रीमेंट जो इलीगल है उसमें पनिशमेंट मिलेगा, बाद बाकी वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सपोज कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है माइनर के साथ, तो क्या उसका पनिशमेंट मिल जाएगा? नहीं। या सपोज कोई पार्टी ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है जो इम्पॉसिबल था, क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा? नहीं। इलीगल, पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट से लायबल फॉर पनिशमेंट। मर्डर करने का, किडनैप करने का, कोई भी चीज़ का एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट बना है तो उसको तो पनिशमेंट मिलेगा। कोलैटरल एग्रीमेंट, कोलैटरल मतलब उससे जुड़े हुए एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट में इट्स नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। मतलब जो भी वॉइड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है, जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि वॉइड हो, वो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। इलीगल एग्रीमेंट में एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। जो भी इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट बने हुए हैं ना, और वो वॉइड तो होगा, इलीगल होगा ऐसा तो ही नहीं है, बट वॉइड तो होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है, और तो वो एग्रीमेंट तो वॉइड है अगर वो अपने लिए ऑर्डर किया है सपोज, हालांकि वो नेसेसिटी एंड ऑल वो सब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट सपोज वो कुछ ऐसा ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा नहीं छोड़ो, वो मोबाइल ऑर्डर किया है, एग्रीमेंट तो वॉइड है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है डिलीवरी बॉय को वहाँ तक पहुँचाना है मोबाइल, तो वो जो एग्रीमेंट है कि डिलीवरी बॉय पहुँचाएगा, जैसे कोई कंपनी के साथ ही ना किया होगा माइनर एग्रीमेंट, तो वो कंपनी और डिलीवरी बॉय का एग्रीमेंट बना है, तो ये क्या वो वॉइड है? वैलिड है। वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, तो इस केस में तो वैलिड है या वॉइड है। हाँ ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो ना, ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो या वॉइड हो, कुछ भी हो सकता है, अब इट डिपेंड्स। अब नेसेसिटी के हिसाब से आ गया एक्सेप्शन है ना माइनर का, तो वो सब आगे देखेंगे। इलीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल ले लें तो जैसे
किसी के साथ मर्डर करवाने का तो एग्रीमेंट बना है, बट उसके साथ एक कोलैटरल एग्रीमेंट भी है कि इस रूम में का यूज़ होगा ये किडनैप करवाने के लिए, तो इस रूम का यूज़ होगा, तो वो रेंट वाला वो भी ये हमारा वॉइड हो गया, है ना। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का स्कोप, वॉइड एग्रीमेंट इलीगल जरूरी नहीं हो कि इलीगल ही हो, इलीगल एग्रीमेंट तो हमेशा वॉइड होगा। नेचर, वॉइड एग्रीमेंट फोरबिडन अंडर लॉ, इलीगल वॉइड एग्रीमेंट नॉट फोरबिडन अंडर लॉ, इलीगल फोरबिडन अंडर लॉ। पनिशमेंट, वॉइड एग्रीमेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं, इलीगल के लिए तो पनिशमेंट है। कोलैटरल, जरूरी नहीं है कि कोलैटरल एग्रीमेंट भी वॉइड हो, वैलिड भी हो सकता है, बट इलीगल वाले में तो हमेशा कोलैटरल एग्रीमेंट भी वॉइड ही होगा। नेक्स्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, verbal limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it, it is described as an unenforceable contract. कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, गुड इन सब्सटेंस है, हर चीज़ ठीक है, उसमें ऑफर था, एक्सेप्टेंस मिल गया, कंसिडरेशन है, वो भी लॉफुल है, हर चीज़ एग्रीमेंट भी बन गया, बट कुछ रीज़न से वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लीगल इंटेंशन भी है, हर चीज़ है, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, सपोज एब्सेंस इन राइटिंग, हर चीज़ ठीक था बट वो लिखा हुआ में नहीं था, जो कुछ कुछ केस का होता है ना, जैसे इंश्योरेंस राइटिंग में होना ज़रूरी है, बट हर चीज़ बन गया है बट वो राइटिंग में नहीं हुआ, या बार्ड बाय लिमिटेशन, या कुछ हाँ टाइम के हिसाब से इतना टाइम के अंदर अंदर करना था वो नहीं हुआ, या सपोज कुछ भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था, हम तो मान गए इतना में बेचेंगे, बट रजिस्टर नहीं करवाया है कि घर उसके नाम कर रहे हैं, कुछ भी डिफेक्ट हो गया, कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, तो उस केस में वो अनइन्फोर्सिबल हो गया, वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, चाहे एक पार्टी ना कराए या दोनों ही पार्टी, सारे ही पार्टी ना करवा पाए। एग्जाम्पल, ए बाउट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015 but no payment was made till 2019. ए बी से कुछ सामान खरीदा था 2015 में, 2019 हो गया बट अभी तक पेमेंट नहीं किया। बी कैन नॉट sue ए फॉर द पेमेंट इन 2019 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act. मतलब जैसे ए बी से गुड खरीदा था 2015 में, 2019 तक पेमेंट नहीं किया है, और 15 से 19 तो 4 साल हो गया। एक्ट क्या कहता है, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, गुड्स के केस में 3 साल से ज़्यादा होने पर वो इन्फोर्स नहीं करा सकता। पहले वो करवा सकता था 3 साल के अंदर कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट उसको दिलवाएगा ऐसे, बट 3 साल बीत चुका है, अब वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, अब वो अनएनफोर्सिएबल हो चुका है। गुड्स के केस में 3 इयर्स है, कैपिटल गुड्स एंड सब बाकी सब अलग होता है, बट इस केस में 3 इयर्स वाला था। ओके, सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सिएबिलिटी में 5 टाइप्स है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सब प्रेजेंट है तो वैलिड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कारण से इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, अब वो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, जैसे कि लॉ में चेंज आ गया या कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, जब कंसेंट फ्री नहीं था, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है, मतलब कंसेंट फ्री नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो वॉइड कर दे, चाहे तो उसको वैलिड ही रखे। इलीगल एग्रीमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट इलीगल है वो लॉ फॉरबिड्स कर रहा है, मना कर रहा है साफ साफ, ठीक है, इलीगल इन नेचर है, या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा या तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा।
फिर हो गया अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ ठीक है बट कुछ रीज़न से, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण अब उसको अनएनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि गुड्स वाले केस में 3 साल बीत गया था तो वापस नहीं ले सकता पेमेंट के लिए, मतलब वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, या राइटिंग में नहीं है, कुछ भी रीज़न हो, टेक्निकल डिफेक्ट हो कुछ भी, तो वो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी बोले या ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, एक ही चीज़ है। इसमें यही 5 टाइप्स है एंड यही मेन था। बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।